हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसे कि आपका चैप्टर चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना हम सीख रहे हैं। तो किस किस आधार पर वस्तुओं के समूह बने थे? वस्तुओं में कुछ गुण धर्म थे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, जिसके बेस पर हमने क्या किया था, उनको अलग अलग समूह में रखा था। ठीक है ना? जिससे आपने बोला था कि पहले हम देखते हैं कि वस्तु चमकदार है या नहीं है, तो उस चमक के आधार पर जो चमकदार होंगी उनको एक ग्रुप में रखेंगे। जैसे सोना आपका चमकता है, लोहा चमकता है, एल्यूमिनियम चमकता है, तो इन सबको एक ग्रुप में रखेंगे। वहीं लकड़ी की बात कर रहे हैं, कोयले की बात कर रहे हैं, प्लास्टिक की बात कर रहे हैं, तो इसमें चमक नहीं है किसी भी प्रकार की, तो इसको आप एक समूह में रखेंगे। ठीक है ना? इसी तरह से आपने क्या कहा, पारदर्शिता के आधार पर हम समूह बनाएंगे कि वस्तु से आर पार दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो आपने कहा मैम इस तरह से हमारे 3 समूह बनेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ वस्तुओं से आर पार क्लियरली विजिबल होता है कि साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। एक दूसरा ग्रुप बनता है जिससे हल्का हल्का हमें दिखाई देता है, और एक तीसरा ग्रुप बनेगा जिससे कि हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर भी वर्गीकरण किया। फिर आपने कहा मैम जल में विलेयता के आधार पर हम समूह बनाएंगे, यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में विलेय हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं। जैसे चीनी आपकी घुल जाती है, नमक घुल जाता है, वहीं कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घुलते नहीं हैं। इस आधार पर भी आपके 2 समूह बनेंगे। फिर आपने कहा एक और प्रॉपर्टी आती है जहां पर आप क्या कहते हैं, कुछ वस्तुएं कठोर होती हैं, कुछ कोमल होती हैं। कुछ ऐसे होती हैं कि जिनको हम पीटते हैं या उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। जैसे ये पेन है आपका, मैं इसको प्रेशराइज कर रही हूँ, दबाव डाल रही हूँ, इसको तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ, नहीं टूट रहा है। क्यों? क्योंकि हार्ड है, कठोर है आपका। वहीं पर कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे कि आपका कॉटन हो गया, ठीक है, जिसको आप इजीली क्या कर लेते हो, उसके शेप में किसी ना किसी प्रकार का चेंज ले आते हैं। ठीक है ना? उसको दबा रहे हैं तो वो आसानी से दब रहा है, उसको खींच रहे हैं तो वो अपना आकार बदल रहा है। तो इस तरह से भी आपके 2 समूह बनेंगे, एक कोमल और दूसरा कठोर। ठीक है ना? देन आपने कहा मैम कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल में डूब जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो तैरने लगती हैं। तो जल में डूबने और तैरने के आधार पर भी वस्तुओं के 2 समूह बनेंगे, एक जो जल में डूब रहे हैं और दूसरा जो जल में तैर रहे हैं। ठीक है ना? फिर आपने क्या कहा मैम, द्रवों में भी कुछ गुण होते हैं, कुछ द्रव आपस में मिश्रित हो जाते हैं। जैसे दूध और पानी है, हम अगर दोनों को मिला दे तो अलग अलग हमें नहीं दिखता कि दूध अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है। ठीक है ना? दोनों मिश्रित हो गए, तो मिश्रणीय द्रव और दूसरा अमिश्रणीय द्रव। जैसे तेल में पानी अगर आ गया है तो वो अलग अलग लेयर फॉर्म करता है, तो आपको इजीली विजिबल होता है अलग अलग लेयर्स, यानी आराम से आपको अलग अलग परतें दिख रही हैं, तेल की अलग और पानी की अलग, तो वो अमिश्रणीय हो गए। तो इस प्रकार से भी आपके 2 समूह बनते हैं। तो ऐसे ही आपने कुछ गुण पढ़े थे चैप्टर में। देन उसके बाद हमने क्या किया था, क्वेश्चन आंसर्स पे आए थे हम लोग। बहुत सारे आपने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स देखे थे। लास्ट सेशन में कुछ प्रश्नों की बात हुई थी। क्वेश्चन था आपका लिस्ट 3 लिक्विड्स व्हिच आर मिक्सिबल इन वाटर। ठीक है ना? लास्ट सेशन का क्वेश्चन है आपका कि 3 ऐसे द्रवों की के बारे में आपने बताना है जो जल के साथ मिश्रणीय है, यानी अलग अलग लेयर्स फॉर्म नहीं कर रही हैं, बल्कि क्या हो रहा है, आपने उसको जल में मिलाया तो वो आसानी से उसमें मिश्रित हो रहा है, विलय हो रहा है। तो इस तरह से जैसे दूध की बात आप लोग करते हैं, अगर दूध में पानी मिलाएं तो अलग अलग लेयर या परतें नहीं दिखाई देंगी, बल्कि आपको एक ही सॉल्यूशन दिखाई देगा पूरा, और उसमें आप इस तरह से कि ये दूध है, इतना इतना पानी है, ऐसा आप नहीं बता सकते। फ्रूट जूस की बात करते हैं, फलों का रस जैसे होता है, तो फलों का रस भी क्या होता है बच्चे, पानी के साथ अगर फलों का रस मिलाएंगे, ठीक है, कोई भी जूस है आपका, उसमें अगर पानी मिलाओगे तो अलग अलग लेयर्स नहीं बनेंगी, डिस्टिंक्ट लेयर आपको नहीं दिखाई देंगी, बल्कि
पूरा आपको एक ही सोल्यूशन दिखाई देगा, वहां पर भी आप जूस और पानी को अलग अलग नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप ग्लिसरीन की बात करते हैं कि ग्लिसरीन को पानी में डाला अगर आपने तो वो भी उसके साथ मिश्रित हो जाता है, ठीक है ना। और कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं आपकी, कोल्ड ड्रिंक में अगर पानी मिलाएंगे तो वो भी क्या होता है, पूरा मिश्रित हो जाता है पानी के साथ। और अल्कोहल की बात करते हैं हम लोग, अगर अल्कोहल को पानी में मिलाएंगे तो वो भी पूरी तरीके से मिश्रित हो जाता है। तो इस तरह से 3 आपने लिखने हैं तो कोई भी 3 लिख सकते हैं, दूध हो गया, ग्लिसरीन हो गया, शीतल पेय हो गया, फ्रूट जूस मैंने आपको बताया, अल्कोहल बताया, ठीक है। तो ये सारे मिश्रित हो जाते हैं जल के साथ। लिस्ट 3 लिक्विड विच आर इमिसिबल इन वाटर, आपको 3 ऐसे द्रवों के बारे में बताना है जो जल के साथ कैसे हैं, अमिश्रणीय हैं, यानी ये डिस्टिंक्ट लेयर बना रहे हैं, अलग अलग परतें बना रहे हैं। तो यहाँ पर हमने जितने भी आपके ऑयल्स होते हैं, ठीक है, चाहे हेयर ऑयल की बात कर रहे हैं, कुकिंग ऑयल की बात कर रहे हैं या कैरोसिन पेट्रोल की बात कर रहे हैं, तो सारे आपके जल के साथ लगभग अमिश्रणीय होते हैं, अलग अलग लेयर ये बनाते हैं जल के साथ, ठीक है ना। तो आप कोई भी 3 लिख सकते हैं। एडिबल ऑयल यानी कि जो खाने का तेल होता है आपका, कुकिंग ऑयल भी जिसको आप बेसिकली बोलते हैं, कैरोसिन ऑयल हो गया, मिट्टी का तेल, पेट्रोल हो गया, ये सारे कैसे होते हैं, अमिश्रणीय होते हैं जल के साथ, यानी ये घुलेंगे नहीं पानी में डालने पर, बल्कि अलग अलग लेयर्स बना लेंगे। ओके, चलिए, स्टेट कंडीशन व्हेन प्योर वाटर कैन लॉस ट्रांसपेरेंसी, यानी आपको उस स्थिति के बारे में बताना है जहां पर जल आपका पारदर्शी होता है ना, जल से आर पार दिखाई देता है। लेकिन ऐसी कौन सी स्थिति आएगी जब जल से या शुद्ध जल से आर पार दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस जल को बहुत ज्यादा कम टेम्परेचर पे ले जा लेंगे, आपने फ्रीजर में उसको डाल दिया है तो वो जम जाएगा, आइस बन जाएगी। उस स्थिति में जब उसका आइस बन गया है, बर्फ बन गई है, तो बर्फ से आपको आर पार दिखाई नहीं देता है, क्लियरली विजिबल नहीं होता है, वो एक अल्प पारदर्शक की भांति कार्य करता है और पारदर्शी नहीं होता है। तो जल ठंडा होने पर जमकर बर्फ बनाता है और जो कि पारदर्शी नहीं होता है, वो अल्प पारदर्शी होता है, ठीक है ना। देन लिस्ट द फॉलोइंग सब्सटेंसेस एज सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, इतनी सारे आपको पदार्थ दिए गए हैं, सामग्रियां दी गई हैं, इनको क्या करना है, इनको आपने जल में विलेय और अविलेय के आधार पर 2 ग्रुप्स में बांटना है। तो इसमें से आपका सॉल्ट और शुगर जो होता है, चीनी और नमक जो है, शक्कर या नमक, वो जल में विलेय है, जल के साथ घुल जाती है। उसके अलावा जो भी आपका है, सैंड, रेत की बात कर रहे हैं, पेंट हो गया, चिली पाउडर यानी मिर्च का पाउडर, देसी घी हो गया, ब्लोटिंग पेपर हो गया, ये सारे जल में अविलेय होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ग्रुपिंग कर रहे हैं। ओके, तो इस तरह से पानी में घुलनशील पदार्थ नमक, चीनी, और अघुलनशील या अविलेय भी जिसको बोलेंगे रेत, पेंट, मिर्च का पाउडर, देसी घी और ब्लोटिंग पेपर। क्लियर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, शो दैट शुगर, कॉमन सॉल्ट एंड वॉशिंग सोडा आर सॉल्युबल व्हाइल चॉक पाउडर, आयोडीन, सैंड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो बेसिकली 6 चीजें आपके पास हैं, तो 6 परख नलियां ले लेंगे और उन 6 की 6 परख नलियों में आप पानी डाल लेंगे। देन सब में अलग अलग सामग्री डालेंगे, यानी एक जो पहले नंबर की है उसमें शुगर, चीनी डाल दिया, दूसरे नंबर में आपने कॉमन सॉल्ट डाल दिया, आपके पास पहले से उसमें क्या था, पानी था। क्यों? क्योंकि पानी के साथ ही आपने विलेय और अविलेय बताना है, ठीक है ना। फिर तीसरे में आपने वॉशिंग सोडा डाल दिया, चौथी वाली परख नली में यानी टेस्ट ट्यूब में आपने चॉक पाउडर डाल दिया, पांचवी में आयोडीन डाल दिया। तो इस तरह से आपने फिर नेक्स्ट में आयोडीन, नेक्स्ट में सैंड डाल दिया, ठीक है। तो 6 की 6 परख नलियों में पानी के ऊपर आपने अलग अलग चीजें डाल दी। देन थोड़ा सा शेक करेंगे, कुछ समय के लिए रख देंगे। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि जो ऊपर के आपके 3 पदार्थ है, शुगर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया, वॉशिंग सोडा, वो जल में विलेय हो जाएंगे, घुल जाएंगे। वहीं पर चॉक पाउडर, आयोडीन, सैंड, ये सब क्या होगा, ये सब जल में नहीं घुलेंगे। तो इस तरह से आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, इसका परीक्षण कर सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें विलेय हैं और कौन कौन सी नहीं है। नेक्स्ट, डिस्क्राइब अ मेथड टू प्रूव दैट वाटर इज अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल, आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि जल जो होता है वो पारदर्शी होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप
बीकर में पानी ले लेंगे, ठीक है, और उसके नीचे कोई मार्क कर देंगे या फिर उसके नीचे कोई चीज रख देंगे, पेपर रख दिया, सपोज पेपर में कुछ लिख दिया है आपने, और फिर आप ऊपर से उसको देखेंगे तो क्या वो आपको क्लियरली विजिबल है? तो हाँ, अगर वो विजिबल है इसका मतलब जल आपका पारदर्शी है, तो वो क्लियरली विजिबल होगा, क्योंकि अगर क्लीन वाटर है, साफ आपका पानी है, तो वो पारदर्शी होता है, ठीक है ना। पारदर्शी का मतलब समझ रहे हैं, आर पार आपको आसानी से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। चलिए, आज का क्वेश्चन है व्हाई इज अ टम्बलर नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लोथ, ठीक है ना। टम्बलर होता है बेसिकली जैसे आपका लोटा होता है ना, ऐसी एक प्रकार का बर्तन हो गया जिसमें पानी आप रख रहे हो, ठीक है। तो वो आपका कपड़े का क्यों नहीं बना हुआ है? तो जब आप कपड़े की बात करते हैं ना बच्चे, ये ऐसी फाटा, माइक ले लो जल्दी से। टम्बलर को बेसिकली ग्लास समझ लो, या आपका लोटा जो होता है, या फिर कोई भी जग वगैरह ऐसा कुछ समझ लो। तो वो कपड़े से क्यों नहीं बनाया जा रहा है आपका, वैसे मटेरियल से क्यों बनाया जा रहा है? कांच का आपने देखा, स्टील का देखा होगा, आयरन का देखा होगा, किसी की मेटल अलॉय का आपने देखा होगा, लेकिन किसी कपड़े से उसको क्यों नहीं बनाया जा रहा है? कौन बताएगा? जीएचएस रामनगर और जीआईसी फाटा, जल्दी से बताओ। किसी को भी नहीं आता? कपड़े से ग्लास क्यों नहीं बनाया जा रहा है? ग्लास में क्या रखना है आपको? पानी रखोगे, कोई ना कोई लिक्विड रखोगे। चलिए, नहीं पता है किसी को भी, ठीक है। कपड़े देखो, आप लोगों ने सबने यूनिफॉर्म पहना है स्कूल का, ठीक है, शर्ट पहनी है, पैंट पहना है, सूट पहना है, दुपट्टा होगा आपके पास, उसको ध्यान से देखो। अपने जो आपकी शर्ट है उसको ध्यान से देखिए, वो कैसे बनी हुई है। उसमें आपके दो प्रकार के धागे लगे हुए हैं, इस प्रकार के, ऐसा कुछ, ऐसी कुछ संरचना है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए उसको। तो ऐसी कुछ संरचना है, दो प्रकार के थ्रेड लगे हुए हैं, जिसको आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, ताना बाना जिसे बोलते थे। एक ऊर्ध्व क्रम में धागा लगता है, एक क्षैतिज क्रम में धागा लगता है। जब ये धागे लग रहे हैं तो इनके बीच में छोटे छोटे छिद्र बन रहे हैं, समझ रहे हैं? वो छिद्र आपको बहुत ध्यान से देखेंगे तब दिखाई देगा। तो जब हम टम्बलर बनाने की बात कर रहे हैं, तो टम्बलर में आपने बेसिकली लिक्विड रखना है, कोई द्रव रखोगे, पानी रखोगे, जूस रखोगे, आपका दूध रखेंगे, या कुछ भी, कोई भी तरल आप पेय रखेंगे उसमें। तो ये जो बहुत छोटे छोटे छिद्र है ना, उनसे बचे वो लिक्विड क्या होगा, ऊज आउट हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और इसीलिए आपका जो टम्बलर है वो पीस ऑफ क्लॉथ यानी कपड़े का नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि एक ऐसे मटेरियल का बनाया जाएगा जिसमें ये छिद्र नहीं होंगे, उसके पार्टिकल बहुत पास पास होंगे, ताकि वो जो आपका द्रव है वो बाहर ना निकल पाए। समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दिस इज बिकॉज, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वी जनरली यूज अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। हम सामान्य तौर पर किसी गिलास को, या अगर आप टम्बलर जग की बात कर रहे हैं, उसको किस लिए यूज करते हैं? कोई लिक्विड को रखने के लिए, किसी तरल को रखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। A tumbler made of a piece of cloth cannot be used to keep water. अगर आपका टम्बलर कपड़े का बना हुआ होगा तो वो पानी को अपने अंदर नहीं रख सकता है। सो अ टम्बलर इज मेड विद अ मटीरियल विच हैज अ प्रॉपर्टी टू होल्ड द लिक्विड। तो ऐसे मटेरियल का यूज किया जाएगा जो कि क्या कर सकता है, अपने अंदर पानी को रोके रख सकता है, यानी उससे पानी बाहर ना आ पाए। इसीलिए आप मेटल से बने हुए बर्तनों का यूज कर रहे हो, या फिर किसका यूज कर रहे हो बच्चे? अलॉय हो सकता है आपका, ग्लास हो सकता है, इसके अलावा आपका क्या हो सकता है, कोई भी प्लास्टिक हो सकता है, ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल हो सकता है
जो कि क्या हो रहा है, जिसमें छोटे छोटे वो छिद्र नहीं मिल रहे हैं। तो कपड़े के टुकड़े से गिलास क्यों नहीं बनाया जाता? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आमतौर पर तरल रखने के लिए एक गिलास का उपयोग करते हैं। कपड़े के टुकड़े से बने गिलास में पानी नहीं रखा जा सकता, तो एक गिलास ऐसी सामग्री से बनाया जाता है जिसमें तरल को धारण करने का, रोकने का, ठीक है ना, वो उसमें प्रॉपर्टी पाई जाएगी। और यहाँ पर आप ऐसा लिख सकते हैं कि कपड़े में धागों के मध्य, यानी जो फाइबर है या रेशा जिसको आप बोलते हैं, कपड़े में धागों के मध्य छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनसे तरल रिस करके बाहर आ सकता है या आ जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्या नहीं हो रहा है, कपड़े का हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं गिलास बनाने में। ओके, चलिए जल्दी से प्रश्न और उत्तर को नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल रफ एंड स्मूथ सरफेसेस। ठीक है, सरफेस होती है ना, जैसे आपका फ्लोर हो गया, नीचे जो आपका फर्श है, ठीक है, इसके अलावा टेबल है आपकी, तो एक सरफेस है, एक पृष्ठ है, ठीक है ना। स्मूथ सरफेस को और रफ सरफेस को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कौन बताएगा? GHS रामनगर, माइक ले लो जल्दी से। स्मूथ सरफेस क्या है, यानी चिकना पृष्ठ क्या होगा, और रफ सरफेस जिसको कह रहे हैं तो खुरदुरा पृष्ठ क्या होगा, बताओ। जब आप स्मूथ सरफेस की बात कर रहे हो ना, जैसे आपका टेबल का सरफेस हो सकता है, टेबल की जो ऊपर वाला पार्ट है वो बहुत स्मूथ होगा, तो वहां पर आपको सेम लेयर दिखाई देगी, एक समान, किसी भी तरह का ऊपर नीचे ऐसा पृष्ठ नहीं दिखाई देगा, या आप क्या बोलेंगे, घर्षण वहां पर बहुत कम होगा। जबकि आप रफ सरफेस की बात करेंगे तो रफ सरफेस आपकी अनइवन होगी, इवन सरफेस नहीं होगी, ठीक है ना। वहां पर उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, जैसे आपके रास्ते होते हैं या रोड्स होती हैं तो उनमें रफनेस होती है, वो थोड़े खुरदुरे होते हैं। तो खुरदुरापन किसी भी चीज में किस कारण से आ रहा है? अनइवन सरफेस के कारण आ रहा है, समझ रहे हैं। कुछ कपड़े हमारे बहुत स्मूथ लगते हैं, सिल्क के कपड़े देखो बहुत स्मूथ लगते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर जो थ्रेड है ना वो एकदम फाइन है, समझ रहे हैं, वहां पर इवन सरफेस हो रही है, अगर जो धागा यूज किया गया है वो एकदम इवन है। जबकि जैसे वुलन क्लोथ हमारे होते हैं या फिर हम जो सर्दियों में कपड़े पहनते हैं उनमें जो धागा लगा होता है ना उसकी अनइवन सरफेस होती है, उसके कारण उनमें क्या आ जाता है, खुरदुरापन आ जाता है, रफनेस आ जाती है, समझ रहे हैं। तो हमें सिर्फ क्या बताना था बच्चे, यहाँ पर एक्सप्लेन करना था रफ सरफेस को और स्मूथ सरफेस को। तो रफ सरफेस क्या है? मटेरियल विच हैव अनइवन सरफेस, जिसमें मैंने क्या कहा, उतार चढ़ाव, अनइवन है, जो एक समान नहीं है, असमान है, ठीक है। और रिजेस कैन बी टर्म्ड एज अ रफ सरफेस, एग्जाम्पल कोल, जैसे कोल होता है आपका तो उसकी जो सरफेस होती है वो रफ होती है, ठीक है ना। या आपने क्या देखा है, ब्रिक्स देखी है ना, ईंटें, तो ईंट की सरफेस भी कैसी होती है आपकी, अनइवन सरफेस होती है, खुरदुरी होती है। देन व्हाट इज स्मूथ सरफेस? अब चिकनी सरफेस या पृष्ठ क्या है आपका, मटेरियल विच आर प्लेन एंड हैव एन इवन सरफेस
आर टर्म्ड एज अ स्मूथ सरफेस, एग्जाम्पल मार्बल। ठीक है ना, क्या कहा जा रहा है बच्चे, स्मूथ सरफेस कौन सी है, जिसका जो पृष्ठ है वो एक समान है, प्लेन है, जहां पर किसी भी प्रकार की अनइवन सरफेस आपको नहीं दिखने को मिल रही है, तो वो सारी कैसी हैं, स्मूथ सरफेस है। जैसे मार्बल का फ्लोर आपने देखा होगा, तो वो कैसा होता है, बहुत स्मूथ होता है, या टाइल्स लगी हुई होती हैं, उनकी सरफेस कैसी होती है, एकदम स्मूथ होती है। तो इस प्रकार से हम रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस को अलग अलग बता सकते हैं कि खुरदुरी सतह क्या है, जिन सामग्रियों की सतह असमान या जिनमें लकीरें होती हैं उन्हें खुरदुरी सतह कहा जाता है, या खुरदुरा पृष्ठ आप लिख सकते हैं कि कहा जाता है। जैसे कोयले की बात हो रही है, और चिकनी सतह या चिकना पृष्ठ क्या है, सामग्री जो समतल होती है, समान तल होता है जिनका, और एक समान सतह होती है, उसे चिकनी सतह कहा जाता है। जैसे संगमरमर का आपका फर्श होता है, या संगमरमर जो होता है उसका आपका जो क्या होती है, सतह होती है, वो इवन होती है। अगर मैं इस एलईडी स्क्रीन की बात करूं, तो ये भी कैसी है आपकी, जो आपके सामने टीवी का स्क्रीन लगा है वो कैसा है बच्चे, वो एक स्मूथ स्क्रीन है, एक चिकना पृष्ठ है, ठीक है, एक समतल है। लेकिन वहीं पर आप अगर अपने फ्लोर की बात करें, तो हो सकता है आपके फ्लोर में थोड़ा खुरदुरापन होगा, या आप बाहर जाएंगे, बाहर जब निकलेंगे, रोड्स को देखेंगे, तो वहां पर क्या होगी, एक प्रकार की रफनेस होगी। तो इस तरह से आप रफ सरफेस को और दूसरा स्मूथ सरफेस को अलग अलग क्लासिफाई कर सकते हैं कि कैसा होता है, और इनके बहुत सारे आप एग्जांपल्स भी दे सकते हैं। ओके, चलिए जल्दी से इसको नोट करेंगे। चलिए, नेम टू गैसेस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच विच आर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल इन वाटर। होमवर्क का क्वेश्चन है ये आपके लिए। आपको बताने हैं दो गैसेस जो कि क्या होंगी, वाटर में सॉल्युबल होंगी और इनसॉल्युबल, यानी दो सॉल्युबल और दो आपको इनसॉल्युबल, दो विलेय और दो अविलेय गैसेस बतानी है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन है आपके लिए, राइट एनी फोर प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स। ठीक है, मटीरियल्स के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा है, आपको कोई भी चार गुण लिखने हैं मटीरियल्स के, यानी क्या क्या पदार्थों में गुण होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। हैंड रेज करिए, समझ में आया है, जितने प्रश्न कराए गए हाथ उठाइए। वेरी गुड। तो आप लोग यहाँ तक अच्छे से अपनी पढ़ाई को करेंगे, जिस भी क्लास में अच्छे से अपनी स्टडी करेंगे, कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोगों का, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और जीएचएस रामनगर के बच्चों ने जैसे आज बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स किया, वैसे ही सभी स्कूल्स के बच्चों को करना है और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहना है। ओके, आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों, नए टॉपिक्स के साथ आएंगे, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।